बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और तभी गीता की सौतेली माँ ने उसे पास बुलाया और कहने लगी, चल गीता, बाजार जा, मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर गीता कहने लगी, माँ अभी तो बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊँगी? जब बारिश रुक जाएगी मैं तब चली जाऊँगी। वाह महारानी, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? बाहर बारिश हो रही है तो क्या तू नहीं जा सकती? एक दिन बारिश में भीगने से तुम मर नहीं जाएगी। मैं जितना बता रही हूँ उतना कर। मेरी बेटी नम्रता को खीर खाने की बहुत मन हो रही है, उसी के लिए मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए। मैं लिस्ट बनाकर दे रही हूँ, जल्दी से जाकर सामान लेकर आ। सुभद्रा गीता की सौतेली माँ है। गीता जब बहुत छोटी थी तभी गीता की माँ की देहांत हो गई थी। उसके बाद गीता के पिताजी ने सुभद्रा से शादी की। सुभद्रा की एक खुद की बेटी है नम्रता। नम्रता को सुभद्रा बहुत प्यार करती है, लेकिन गीता को सुभद्रा बस नफरत करती है। गीता के पिताजी शहर में एक कंपनी में नौकरी करता है। इसी सिलसिले में वो शहर में ही रहता है और यहाँ गीता अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन नम्रता के साथ रहती है। फिर गीता बारिश में भीगकर ही बाजार जाने लगी। बाजार से सामान लेकर गीता घर वापस आ गई, लेकिन बाजार से आते समय गीता ने जो सामान लाया था वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। ये देखकर उसकी सौतेली माँ कहने लगी, हाय राम, ये क्या किया तूने? पूरा सामान भिगा दिया। अरे संभाल कर नहीं ला सकती थी क्या? खामोखा मेरा इतना नुकसान करवा दिया। आज तो मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। जा बाहर दिन भर बारिश में खड़ा रहे, तब तुझे पता चलेगा। और बेचारी गीता फिर दिन भर बारिश में खड़ी रही। इस गीता का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इस सौतेली के साथ एक ही घर में और नहीं रह सकती। वैसे भी नम्रता के पिताजी तो घर पर है नहीं। आज बारिश का मौसम है तो सभी लोग घर के अंदर ही रहेंगे। एक काम करती हूँ, आज रात को इसके खाने में नींद की दवाई मिला देती हूँ। फिर जब ये गहरी नींद में सो जाएगी तो उसे जाकर शहर जाने वाले रास्ते के किनारे फेंक आऊँगी। कोई ना कोई गाड़ी आकर वैसे भी तो इसे उड़ा ही देगा। फिर जब नम्रता के पिताजी घर आएंगे तो कह दूँगी, घर छोड़कर अपने आप गीता कहीं भाग गई है। यही बढ़िया होगा। फिर सुभद्रा रात को गीता के खाने में नींद की दवाई मिलाकर उसे खाने के लिए बुलाती है। गीता, आज तू नम्रता के साथ डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खा। आज मैंने तेरे लिए तेरे मनपसंद खाना बनाया है, पेट भर के खाना। फिर गीता खाना खाकर गहरी नींद में सो जाती है। फिर उसकी सौतेली माँ सुभद्रा आकर उसे ले जाती है और सड़क के किनारे फेंक आती है। आज जाकर मुझे शांति मिला है। अब कोई ना कोई गाड़ी आकर तो इस गीता को उड़ा ही देगा। आज के बाद मैं चैन से अपने घर में अपनी गुड़िया नम्रता के साथ रह पाऊंगी। फिर सुभद्रा गीता को वहीं पर फेंक कर घर चली आती है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक गाड़ी आता है और गीता को देख लेता है। उस गाड़ी में जो औरत थी वो थी सुशीला जी। फिर सुशीला जी गीता को अपने साथ घर लेकर जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह सुशीला जी गीता को उसके बारे में पूछती है और पूछती है वो उस सड़क पर कैसे आई। तो गीता बताती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं अपने घर पर खाना खाकर सो गई थी और मैं वहाँ कैसे आई ये मुझे नहीं पता। बेटा, आपका नाम क्या है और आपके घर में कौन कौन है? फिर गीता बताती है कि वो अपने घर में अपने पिताजी, अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती है। सौतेली माँ की बात सुनकर सुशीला जी को समझ आ गया था कि गीता को सड़क पर उसकी सौतेली माँ ने ही रख कर गई होगी। सुशीला जी के घर में भी सिर्फ उनके पति और सुशीला जी रहते थे। उन दोनों की शादी की तो बहुत साल हो गए, लेकिन उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। जब गीता उनको मिली तो उन्हें लगा क्यों ना गीता को फिर से अपनी सौतेली माँ के पास भेजने के बदले गीता को अपनी बेटी बनाकर अपने पास ही रख ले। फिर गीता को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर अपने पास ही रख लिया। और उधर जब गीता के पिताजी शहर से घर वापस आए तो सुभद्रा बताने लगी, आपको पता है गीता ने मेरी अलमारी से पैसे चोरी की थी
और जब मैंने उसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की तो उसने गुस्सा होकर घर छोड़कर कहीं भाग गई। तुम ये क्या बता रही हो? गीता घर छोड़कर भाग गई और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुलिस में खबर करी तुमने? मुझे लगा आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाओगे, और मैंने हर जगह गीता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गीता मुझे कहीं नहीं मिली। फिर गीता के पिताजी पुलिस में जाकर खबर करे। पुलिस ने भी गीता को कुछ दिन ढूंढने की कोशिश की, फिर गीता नहीं मिली, और धीरे धीरे गीता के पिताजी भी गीता को भूल चुके थे। इसी तरह से दिन बीतता गया और बीतते बीतते 10 साल बीत गए। 10 साल बाद सुभद्रा की बेटी नम्रता ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो विदेश जाने की जिद करने लगी। बड़ी होकर नम्रता बहुत ही ज़्यादा घमंडी और जिद्दी बन गई। वो अपनी मम्मी पापा से कहने लगी, मम्मी पापा, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आगे पढ़ने के लिए मेरे सभी दोस्त विदेश जा रहे हैं और मुझे भी विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग मुझे पैसों का इंतज़ाम करके दीजिए। सुभद्रा, विदेश जाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और मैं एक कंपनी में छोटा सा नौकरी करता हूँ। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? मैं सोच रही थी क्यों ना ये घर दिखाकर हम बैंक से लोन ले लेते हैं। धीरे धीरे बैंक के लोन हम चुकाते रहेंगे और 2 साल बाद जब हमारी नम्रता विदेश से पढ़ाई कर कर आएगी उसे तो अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी और तब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर नम्रता के पिताजी ने वही किया और फिर नम्रता विदेश चली गई पढ़ाई करने और विदेश जाकर नम्रता को नए दोस्त मिल गए और जैसे नम्रता तो अपनी माता पिता को भूल ही चुकी थी। फिर 2 महीने बाद नम्रता अपनी उसी दोस्त के साथ शादी कर लेती है और ये बात उसने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और उधर गीता ने भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब सुशीला जी और उनके पति गीता के शादी के बारे में सोच रहे थे और गीता को भी अपने साथ पढ़ाई की हुई एक लड़का बहुत पसंद था। मम्मी पापा, मैं अमित को पसंद तो करती हूँ लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब मुझे आप दोनों के साथ कुछ समय बिताना है। हाँ बेटा, हम समझते हैं, लेकिन अमित की मम्मी चाहती है कि अगले महीने ही तुम दोनों की शादी हो जाए और अमित के घर तो हमारे पास ही है। जब भी तुम्हें मन करे हमारे घर आ जाया करो। कुछ ही दिन बाद गीता और अमित की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर गीता अपने ससुराल जाकर बहुत ही खुश रहने लगती है और उधर एक दिन अचानक गीता के पिताजी का देहांत हो जाता है और ये बात सुभद्रा अपनी बेटी नम्रता को बताने के लिए उसे फ़ोन लगाती है, लेकिन नम्रता अपनी माँ का फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझती और उसने अपनी माँ का फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर अपने पति के गुजर जाने के बाद सुभद्रा बिल्कुल अकेली पड़ गई। सुभद्रा के पास जितने भी सेविंग्स थे वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगी थी। अब सुभद्रा लोगों के घर जाकर काम कर कर अपने आप को पालने लगी थी और कुछ दिन बाद जब सुभद्रा बैंक के लोन नहीं चुका पाए तो बैंक के लोग आकर सुभद्रा को उसके घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँगी? अब तो मेरे पास घर भी नहीं बचा। नम्रता को मैं इतना फ़ोन कर चुकी हूँ, वो भी मेरी फ़ोन ही नहीं उठाती। विदेश जाकर नम्रता तो जैसे मुझे भूल ही गई। लगता है अब मुझे शहर जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। सुभद्रा फिर शहर आती है और लोगों के घर में काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर काम नहीं मिलता तो वो रास्ते में खड़ा रहकर लोगों से भीख मांगने लगती है। और इसी तरह से एक दिन सुभद्रा की मुलाकात गीता से होती है। सुभद्रा अपनी सौतेली बेटी गीता को तो पहचान नहीं पाती, लेकिन गीता अपनी सौतेली माँ को पहचान लेती है और उससे कहने लगती है, माँ, आप यहाँ और इतने सालों बाद, पर इस हालत में? फिर गीता अपनी माँ को अपनी परिचय देती है और गीता को देखने के बाद सुभद्रा जैसे हैरान रह जाती है और वो नम्रता के विदेश जाने से लेकर उनके पिताजी का देहांत होने तक सब कुछ गीता को बताती है। अपने पिताजी के बारे में सुनकर गीता रोने लगती है और अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहती है। गीता की ये बातें सुनकर सुभद्रा की आंखों से आंसू बहने लगता है। जिस गीता को सुभद्रा ने
मरने के लिए रास्ते पे छोड़ दिया था। आज वही गीता सुभद्रा को सहारा देने के लिए उसके साथ चलने के लिए बोल रही है। और उस दिन सुभद्रा को एहसास होता है कि उसने गीता के साथ कितना बुरा किया था। फिर वो बस रोने लगती है और फिर गीता अपनी सौतेली माँ को अपने ससुराल लेकर जाती है और गीता के ससुराल जाकर सुभद्रा गीता के साथ खुश रहने लगती है। देख बेटा परी, मेरे पास जितने भी जमा पूंजी थे मैंने सारा तेरे ब्यूटी पार्लर पे खर्च कर दिए। अब हमारे भविष्य के लिए मेरे पास 1 रुपये भी जमा पूंजी नहीं है बेटा। अब मेहनत करके तुझे खुद ही अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करना होगा। हाँ माँ, जानती हूँ मेरी ब्यूटी पार्लर खोलने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने तुम्हारी सारा जमा पूंजी मेरे ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर दिए और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ मैं बहुत मेहनत करूँगी और मेहनत करके हमारे भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा जमा करूँगी। ये है परी। परी की अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब परी 2 साल की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। परी की माँ दूसरों के घर काम करके परी की पढ़ाई पूरी करवाई। साथ ही परी को 1 साल की एक ब्यूटीशियन का कोर्स भी करवाया। परी का बहुत मन था कि परी खुद की एक ब्यूटी पार्लर बनाए और उसकी माँ ने अपने सारा जमा पूंजी खर्च करके परी की एक ख्वाहिश पूरी की है। परी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। बचपन से ही परी बहुत ही दयालु है। अगर कभी रास्ते में परी किसी अनाथ बच्चे को देखता है तो अपने पास रहा पैसा उस बच्चे को दे देती है। कभी कभी तो परी अपनी खुद की खाने की थाली लाकर भी दूसरों को दे देती है। हाल ही में परी ने शहर में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाया है। परी की ब्यूटी पार्लर खोलने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी परी बहुत उदास है क्योंकि परी के ब्यूटी पार्लर के सामने ही एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और उसमें सारी सुविधाएं है। उसके तुलना में परी की ब्यूटी पार्लर तो बहुत ही छोटा, इसीलिए सभी ग्राहक उस ब्यूटी पार्लर पे जाती है और परी के ब्यूटी पार्लर में आज तक कोई नहीं आया। हे भगवान, माँ ने सारा जमा पूंजी खर्च करके मेरे लिए ये ब्यूटी पार्लर बनवाया और अब मेरे ब्यूटी पार्लर में तो कोई आ ही नहीं रहा है। सब उस बड़े ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगी? अब तो हमारे पास जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। हे भगवान, कुछ तो उपाय बताओ। फिर उसी दिन शाम को जब परी उदास होकर घर लौट रही थी तभी रास्ते में परी ने एक चमकता हुआ शीश देखा और परी हैरान रह गई। अरे ये क्या चीज है और इतना क्यों चमक रहा है? मैं एक जादुई फेस क्रीम हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आता ना? तुम एक बार मुझे अपने साथ लेकर जाओ और तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में जो भी आए उसके चेहरे पे मुझे लगा देना। मैं उसके चेहरे को एकदम चमकता हुआ बना दूंगी और फिर तुम्हारा नाम चारों तरफ रोशन हो जाएगा और फिर तुम्हारी ब्यूटी पार्लर का नाम चारों तरफ फैल जाएगा और तब तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे लोग आने लगेगी। परी उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान रह गई और फिर कहने लगी, पर मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? अगर किसी के चेहरे पे लगाने के बाद तुमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं एक जादुई फेस क्रीम हूँ और जादुई चीजें कभी झूठ नहीं बोलती। तुम एक बार मुझे अपने साथ लेकर तो चलो। और उस फेस क्रीम की बातें सुनकर परी उसको अपने साथ लेकर गई। और दूसरे दिन अचानक परी के पार्लर में एक औरत आई। आपने पार्लर नई खुला है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके पार्लर होके जाऊं। आप मेरे चेहरे को देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा फेशियल हो तो थोड़ा सा मुझे गोरा बना दीजिए। परी उसके चेहरे पर जादुई फेस क्रीम लगाकर देखती है और फेस क्रीम लगाने के तुरंत बाद अचानक उसका चेहरा तो एकदम चमकने लगता है। ये देखकर परी बिल्कुल हैरान रह जाती है और साथ में वो औरत भी। अरे वाह, आपने तो मेरा चेहरा एकदम चमका दिया। आपके पार्लर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आज ही जाकर सबको आपके पार्लर के बारे में बताऊंगी और सबको आपके पार्लर में ही भेजूंगी। इसी तरह से हर दिन परी के पार्लर में लोग आने लगे और जादुई फेस क्रीम सबका चेहरा चमकाता गया और धीरे धीरे परी के पार्लर के नाम
चारों तरफ फैल गया और फिर परी के पार्लर के बाहर तो लोगों की लाइन लगने लगी। आखिरकार परी को मिली ये जादुई फेस क्रीम ने परी की तकदीर ही बदल दी। तो आप सबको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।